देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो बाईबैक में एक पॉइंट बाकी था, बाकी सारा चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तो वो पॉइंट डिस्कस कर लेते, उस पे एमसीक्यू भी देख लेते और क्वेश्चन भी देख लेते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स, ये वाला हमें करना है। तो इससे थियोरिटिकल भी पूछता है, ठीक है, और सम्स भी आता है। 5 मार्क्स का लगातार हर बार आया है जब से ये टॉपिक यहाँ पर ऐड हुआ है, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। अच्छा, ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं। लिख लेते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। अच्छा, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट क्या होता है, देखो इक्विटी शेयर का राइट्स होता है, मेनली इक्विटी शेयर का जो राइट्स होता है वो टुवर्ड्स वोटिंग होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, कि इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलता है। यहाँ पर लिखते हैं पहले, देखो वोटिंग राइट्स मिलता है, ठीक है, और क्या क्या मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद मिलता है। तो इक्विटी शेयर जो है इनको क्या मिलता है, इनका राइट्स जो होता है मेनली वो होता है वोटिंग, ठीक है। अब डिफरेंशियल राइट्स क्या होता है, देखो डिफरेंशियल राइट्स ये होता है कि वोटिंग राइट्स जो है वो अलग तरीके से भी मिल सकता है, मतलब वोटिंग राइट मिलने में मतलब अलग जो है अलग वे से वोटिंग राइट्स मिल सकता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल अगर ले तो कोई एक कंपनी, मान लो अगर कोई नया कंपनी मार्केट में आ रही है, लाइक कोई स्टार्टअप जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें इन्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर जो स्टार्टअप जिसने बनाया है, जिसका दिमाग से वो आइडिया आया है, यानी कि जो फाउंडर है या जो प्रोमोटर्स है, वो अगर इन्वेस्टर्स को शेयर दे दे, प्रॉब्लम क्या होगा, इन्वेस्टर को अगर शेयर दे दे और उनके पास अगर मतलब जो एक सब सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास आ जाता है, तो उनके पास भी राइट्स आ जाएगा कि वो कंपनी को कंट्रोल करने लगेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होता है, ऐसा करके बहुत सारा स्टार्टअप कंपनी जो है उसमें प्रॉब्लम देखा गया है। जैसे कि housing.com जो एक कंपनी था, वहां पर उसके जो ओनर थे दैट इज राहुल यादव, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टर को जो है इक्विटी शेयर इशू कर दिया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि उनके हाथ में भी कंट्रोलिंग आ गया था, मतलब वो भी डिसीजन ले पा रहे थे, और उन्होंने जो मतलब फाउंडर है उन्हीं का डिसीजन को नहीं लिया, ठीक है, उन्हीं को मतलब बाहर कर दिया, और इस वजह से कंपनी का सिचुएशन खराब होते गया, और उसके जगह पे मैजिक ब्रिक्स और क्या बोलते हैं उसे 99 एकर्स, ये सब कंपनी जो है ये आगे आ गई, ठीक है। मतलब ये बहुत पीछे थी रेदर देन housing.com, ठीक है। तो housing.com का जो बिजनेस है वो काफी खराब हो गया उसके बाद से। लेकिन डिफरेंशियल राइट्स जो है ये भी इक्विटी शेयर के लिए ही होता है। डिफरेंशियल राइट्स इशू करने से बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लो गूगल है, फेसबुक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो इनके पास इतना पैसा नहीं है कि लोन ले ले, अगर किसी के पास पैसा होगा तो वो तो लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर देगा। और इक्विटी शेयर इशू करने से क्या होगा, पैसा जो है रेज हो जाता है और उतना ज्यादा जो है लाइबिलिटी में ऑकर नहीं होता, तभी तो सब इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर का भी दो तरह का होता है, ठीक है, इक्विटी शेयर भी क्या हो जाता है, दो तरह का, इक्विटी शेयर दो तरह का हो जाता है, क्लास ए और क्लास सी।
ठीक है, क्लास ए टाइप ऑफ शेयर, क्लास बी टाइप ऑफ शेयर। तो गूगल या फिर फेसबुक का अगर देखो तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो टाइप ऑफ शेयर्स का सोच रखा था। ठीक है, एक क्लास ए टाइप ऑफ शेयर मतलब मान लो एक शेयर इक्वल टू 10 वोटिंग राइट्स, एक शेयर इक्वल टू 10 वोटिंग राइट्स, और क्लास बी में 1 शेयर इक्वल टू 1 वोटिंग राइट। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, मतलब किसमें ज्यादा राइट्स जनरेट होगा? राइट्स दोनों में ही हो रहा है लेकिन दोनों का रेशियोज अलग अलग है, तो किसमें ज्यादा राइट्स जनरेट होगा? 1 शेयर इक्वल टू 10 वोटिंग राइट्स ज्यादा क्लास पावरफुल है। 7। क्लास यस मैम। ए जो है ये ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, क्यों पावरफुल है? क्योंकि अगर किसी के पास क्लास ए वाला एक भी शेयर है तो वो 10 वोट दे सकता है, किसी के पास अगर क्लास बी वाला एक शेयर है तो वो एक ही वोट दे सकता है। मतलब अगर क्लास बी वाले को क्लास ए वाले का पावर चाहिए, सेम पावर चाहिए, तो उसे और भी 9 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो इसमें 9 शेयर्स खरीदने से 9 वोटिंग राइट्स हो जाएगा, 9 + 1 10 वोटिंग राइट्स इसके बराबर हो जाएगा। मतलब 10 शेयर खरीदना पड़ेगा। सीधा सा बात ये कि 10 शेयर खरीदना पड़ेगा, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा ये यहाँ पर बेनिफिट है। ठीक है, तो जो स्टार्टअप कंपनी है, मतलब जो लोग प्रोमोटर है कि फाउंडर है, वो कौन सा शेयर इशू करने के लिए ज्यादा प्रेफर करेंगे इन्वेस्टर को? क्लास ए करना चाहेंगे कि क्लास बी करना चाहेंगे? उनको सिर्फ क्लास पैसे, बी। क्लास बी करेंगे क्योंकि उनको पैसे से मतलब होता है। ठीक है, कि मेरे बिजनेस में पैसा डालो, हम बिजनेस अपने तरह से चलाएंगे, मेरा आइडिया है, मुझे ज्यादा पता है। अगर तुम लोगों को क्या, जब मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा आप लोगों को भी पैसा उसी हिसाब से मिलता जाएगा, डिविडेंड मिलेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो ये सब बेनिफिट होगा। लेकिन मेरे काम में ज्यादा दखल अंदाजी मुझे नहीं पसंद, तो ये लोग क्या करेंगे, क्लास बी टाइप ऑफ शेयर इशू करना चाहेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमें क्लास ए मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्लास ए मिलने से उन लोगों को क्या बेनिफिट होगा, उनको जो कंट्रोलिंग उनके पास आ जाएगा, इस वजह से वो भी डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ कौन सा काम करना है। ऐसे करके जो housing.com का प्रॉब्लम मैंने बोला वो जनरेट हुआ था। ठीक है, तो इन्वेस्टर तो क्लास ए चाहते हैं, बट जो कंपनी वाले हैं वो चाहते हैं कि क्लास बी हम लोग इशू करें। और क्लास बी, क्योंकि देखो क्लास बी में वोटिंग राइट्स का वैल्यू कम होता है, तो क्लास बी जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस में ट्रेड होता है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर बोलेगा मुझे क्लास ए दे दो, तो कंपनी बोलेगी नहीं क्लास ए नहीं, क्लास बी दे देंगे। तो फिर इन्वेस्टर बोलेगा ठीक है, पैसा भी कम देंगे, मुझे कम राइट्स दे रहे हो तो हम पैसा भी कम देंगे, हम पैसा ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस में ट्रेड होता है, जबकि ये डिस्काउंटेड प्राइस में ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है, डिफरेंशियल राइट्स ये किसके बारे में मैंने बोला, ये वोटिंग राइट्स के बारे में मैंने बोला। ठीक है, वोटिंग राइट्स दो तरह का। ठीक है, एक क्लास ए टाइप शेयर वालों का अलग, क्लास बी टाइप शेयर वालों का अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये शेयर जो है क्लास ए हो या क्लास बी टाइप ऑफ शेयर, दोनों टाइप ऑफ शेयर प्राइमरी मार्केट में भी इशू होते हैं। प्राइमरी मार्केट में मतलब जब आईपीओ आता है प्राइमरी मार्केट में इशू होता है, फिर वो उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, मतलब आफ्टर आईपीओ इशू होने के बाद भी ये ट्रेड करते हैं। तो नॉर्मली इसका ट्रेड भी जो है नॉर्मल शेयर की तरह होता है, तो प्राइमरी मार्केट में भी जाएगा, प्राइमरी मार्केट में भी ट्रेड करेगा, और देन सेकेंडरी में भी ट्रेड करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में ही ट्रेड कर सकता है। अब ये जो राइट्स का मैंने बात बोला, ये सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं होता है, वोटिंग के अलावा भी अलग अलग चीजों में ऐसा राइट्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला जिस्ट देखने से पता चलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है 2 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। नॉर्मली दो तरह का शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का विद वोटिंग राइट्स मतलब जो क्लास ये ए वाला हो गया। ठीक है, एक होता है सिर्फ वोटिंग राइट्स जो है इक्विटी शेयर को मिलता है, दूसरा है कि डिफरेंशियल अलग अलग तरह के राइट्स मिलते हैं। डिविडेंड मिलने पे मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, उसका अलग अलग राइट्स है। मान लो क्लास ए वाले को अलग अलग तरीके से, क्लास बी वाले को अलग। वोटिंग राइट्स वो तो दिखाया मैंने, क्लास ए वाले का अलग, क्लास बी वाले का। और अदरवाइज इन अकॉर्डिंग विद सच रूल्स एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, या फिर किसी और कंडीशन में अलग तरीके का पेमेंट जैसा प्रेस्क्राइब्ड रहेगा। ठीक है, डिफरेंशियल राइट्स का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वोटिंग में ही डिफरेंशियल राइट्स हो, वोटिंग के अलावा डिविडेंड हो सकता है, या फिर किसी और रीजन से भी हो सकता है। डिफरेंशियल राइट्स जैसा बोला हुआ रहेगा वैसे। और ये करने का बेनिफिट क्या होता है, ये करने का बेनिफिट जस्ट इतना ही है कि मतलब जस्ट नहीं बोलेंगे, मतलब काफी अच्छा बेनिफिट है कि मार्केट में ज्यादा शेयर बाहर नहीं जाएगा, तो क्या होगा, डाइल्यूशन नहीं होगा, तो ओनरशिप जो है वो
प्रोमोटर या फाउंडर के पास ही रहता है वो डाइल्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। तो इस पे बहुत बहुत बार जो है 5 मार्क्स का थ्योरी पूछ रखा है, तो हम एक बार लिखवा देते हैं। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स अगर आ जाए तो हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो सेक्शन 43 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 allows companies to issue companies to issue equity share with differential rights as to differential rights डिविडेंड पे हो सकता है, वोटिंग राइट्स पे हो सकता है, और अदरवाइज या फिर किसी और वजह से, और अदरवाइज उसके साथ ये पॉइंट हम लोग जोड़ सकते हैं, और अदरवाइज एज द कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब, ये भी चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी ऐड नहीं किया फिलहाल। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड है बेनिफिट क्या है। शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आर favorable to company which do not have abundance of dispensable or distributable profits and are restricted to a hostile takeover, ठीक है। क्या बोला है देखो, शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आर फेवरेबल टू कंपनी, कंपनी के लिए ये कंपनी चाहती है कि वो ऐसा ही शेयर इशू करे विच डू नॉट हैव एबंडेंस ऑफ डिस्पेंसेबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड आर रेस्ट्रिक्टेड टू हॉस्टाइल टेकओवर। हॉस्टाइल टेकओवर करने में रेस्ट्रिक्ट करती है। हॉस्टाइल टेकओवर का मतलब होता है कि बिना बताए टेकओवर करना। मतलब अगर मुझे किसी का बिजनेस खरीदना है तो मुझे फेयर टेकओवर क्या होता है, जाके उनसे बात करना है कि मुझे आपका बिजनेस खरीदना है, क्या प्राइस है, क्या आप बेचना चाहोगे। ये होता है फ्रेंडली टेकओवर, मतलब जाके सही तरीके से बात करना। हॉस्टाइल टेकओवर क्या हो जाता है, हॉस्टाइल टेकओवर का मतलब होता है कि मान लो मार्केट में जो शेयर है वो मान लो किसी एक कंपनी का शेयर, मान लो मिस्टर ए, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो हॉस्टाइल इसे टेक ओवर करना चाहते हैं। कैसे, ये क्या करेंगे, मार्केट में जितना एक्स लिमिटेड का शेयर है वो सारा वो खरीदना चाहेंगे, ठीक है। तो जितना मार्केट में परचेस करने लायक था वो परचेस कर लिया, और बाकी मान लो मार्केट में और भी लोग होंगे जिन्होंने इस कंपनी का शेयर खरीद रखा है, उनसे भी खरीद लिया, ठीक है। तो अगर ऐसे करके इनके पास 51% तक शेयर आ जाता है, मोर देन 50% शेयर आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली इस कंपनी के ओनर हो गए, एक्स लिमिटेड को पता नहीं चला, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि बिना बताए हॉस्टाइल टेकओवर होता है, फ्रेंडली टेकओवर नहीं हुआ। अगर फ्रेंडली टेकओवर होता है तो मिस्टर ए को एक्स लिमिटेड में जाके बात करना चाहिए कि मुझे ये वाला, मुझे आपका कंपनी खरीदना है, कि आप बेचना चाहोगे, कि क्या प्राइस है, ठीक है। तो हॉस्टाइल टेकओवर नहीं होता है अगर हम लोग डिफरेंशियल राइट्स जो है वो सॉरी डिफरेंशियल राइट्स वाला इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, इशुएंस ऑफ शेयर, issuance of shares with differential voting rights
affords an opportunity to such company to broaden their capital। अब शेयर इशू हो रहा है, चाहे जैसा भी हो, डिफरेंशियल राइट्स वाला हो या फिर नॉर्मल, कैपिटल तो बढ़ेगा ही, ठीक है। शेयर कैपिटल बेस विदाउट हैविंग टू लूज कंट्रोल ओवर और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बिना कंट्रोल लूज किए ही ये अपना शेयर का जो मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, कैपिटल का बेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। शेयर इशू करने से तो पैसा आएगा, कैपिटल तो बढ़ेगा, बट कंट्रोल लूज होने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है? क्या प्रेफरेंस शेयर का इस तरह से कोई डिफरेंशियल राइट्स होता है? नहीं, प्रेफरेंस शेयर का इस तरह से डिफरेंशियल राइट नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर का जो है वोटिंग राइट्स भी नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन किसी किसी केस में प्रेफरेंस शेयर का भी वोटिंग राइट्स होगा। कहाँ कहाँ होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट्स नहीं होता है नॉर्मली। ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये प्रेफरेंस शेयर पे है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर देते हैं। Normally, preference shareholders have सुपीरियर फाइनेंशियल राइट्स। फाइनेंशियल राइट्स इनका काफी होता है, जैसे कि कंपनी लिक्विडेट पे जाए तो इनको पहले पेमेंट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, इस तरह से फाइनेंशियल राइट्स इनका काफी ज्यादा है। बट इनके पास बट लेस मैनेजमेंट कंट्रोल राइट्स, क्योंकि मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए वोटिंग राइट्स होना चाहिए, जो इनके पास नॉर्मली नहीं होता है। every member of a company limited by shares and holding any preferential capital therein shall in respect of such capital have a restrictive rights to vote only on resolution placed before the company। क्या लिखा है एक बार बता देते हैं। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव सुपीरियर फाइनेंशियल राइट्स। फाइनेंशियल राइट्स तो काफी ज्यादा होता है, बट लेस मैनेजमेंट कंट्रोल राइट्स। एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग एनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जितने भी मेंबर है कंपनी के जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रखा है, जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, एनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देयर इन सेल, मतलब जिस कंपनी में वो होल्ड कर रखे हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल हैव ए रेस्ट्रिक्टिव राइट्स टू वोट। उनके पास वोटिंग का कोई राइट्स नहीं होता है। ओनली ऑन रिजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी, ठीक है। अगर मतलब वोट ओनली ऑन रिजोल्यूशन, अगर कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा है तो वोटिंग राइट्स कब कब हो सकता है। अब यहाँ पर हम लिखवाएंगे कि कब कब वोटिंग राइट्स हो सकता है। विच डायरेक्टली affect the rights attached to his preference shares and पहला कब वोटिंग राइट्स जनरेट हो सकता है? अगर
ऐसा कोई बात हो रहा है जो इनके राइट्स के बारे में ही हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इनके पास वोटिंग राइट्स जनरेट हो जाएगा। इनका मतलब प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का बात हो रहा है या प्रेफरेंस शेयर रिलेटेड कोई अगर बात हो रहा है, ठीक है, तो इनका राइट्स जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, विच डायरेक्टली अफेक्ट द राइट्स अटैच टू हिज प्रेफरेंस शेयर। मतलब प्रेफरेंस शेयर वालों का कोई बात हो रहा है तो उनका वोटिंग राइट्स जनरेट हो जाता है। इसके अलावा एनी resolution for winding up of the company। अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर का राइट्स जो है वो जनरेट हो जाता है। वोटिंग राइट्स फॉर द रीपेमेंट ऑफ रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रीपेमेंट मतलब प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम हो रहा है तो इनका राइट्स जनरेट होता है, और रिडक्शन मतलब जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता है कि कैपिटल को कम कर देना, तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों का राइट्स जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, प्लीज नोट दैट वेयर द डिविडेंड in respect of a class of preference shares has not been paid for a period of 2 years or more. Such class of preference shareholder holders shall have a right to vote on all the resolution placed before the company। और एक पॉइंट दिया हुआ है, मेन तो 3 पॉइंट पे इनका वोटिंग राइट्स आता है, और एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया गया है लगातार 2 साल, क्या बोला है देखो, प्लीज नोट दैट वेयर द डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कोई एक स्पेसिफिकली क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को हैज नॉट बीन पेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years और मोर, लगातार 2 साल या 2 साल से ज्यादा अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, कोई एक क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, सच क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उस क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का shall have a rights to vote on all the resolutions placed before the company। कंपनी के सामने जितने भी रिजोल्यूशंस का ऑप्शंस आएगा वहां पर इनका भी वोटिंग राइट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी 2 साल से डिविडेंड, 2 साल या उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं लिया। नॉर्मली इक्विटी शेयर कर सकता है, प्रेफरेंस को तो देना पड़ता है ना, तो फिर यही चीज बोल रहा है कि इनका भी वोटिंग राइट्स जो है ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यही था हम लोग का पॉइंट कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चन भी करवाएंगे, 3 एमसीक्यू था इस रिगार्डिंग, तो ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो एमसीक्यू का भी आंसर हो जाएगा। जैसे 4th नंबर वाला था, ऑफ द फॉलोइंग, ये नीचे जो 3 दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव ए राइट टू वोट ऑन रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन अगर कोई पास हो रहा है वहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं देने को मिलेगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्या बोला है, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द राइट अटैच टू हिज प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर के राइट्स के बारे में ही बात होता है, क्या वोटिंग राइट्स मिलता है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रेफरेंस शेयर के ही Yes. राइट्स के तो वोटिंग राइट्स मिलता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा ना। हमें पूछा है कि डू नॉट हैव राइट टू वोट, डू नॉट हैव राइट टू वोट, तो ये आंसर नहीं होगा।
ये क्रॉस लगा देते हैं। फिर क्या बोला है, ये लास्ट वाला देखो, फॉर द रीपेमेंट, अगर रीपेमेंट का बारी आ रहा है, रीपेमेंट ये इस पे वोटिंग राइट जनरेट होता है कि नहीं, देखो थर्ड नंबर पॉइंट पे ही तो लिखवाया अभी अभी, रीपेमेंट या फिर रिडक्शन अगर बात होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट जनरेट होता है, एक वाइंडिंग अप पे होता है, लगातार 2 साल अगर डिविडेंड नहीं मिला है तो होता है, ये 4, ये 3 होता है, ये अलग से बताया गया है, ठीक है, इसी तरह से लॉ में बताया गया, तो मैंने ऐसे ही बताया। तो क्या इसमें वोटिंग राइट्स होगा, रीपेमेंट पे वोटिंग राइट्स होता है कि नहीं होता है? होगा। तो फिर ये वाला भी आंसर नहीं हुआ, इसका मतलब पता चल रहा है ये आंसर होगा। अब देखते हैं क्या बोला है, फॉर एंटरिंग ए प्राइवेट इक्विटी एग्रीमेंट टू रेज फर्दर कैपिटल डाइल्यूटिंग देयर ओवरऑल स्टेक इन द कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई प्राइवेट इक्विटी एग्रीमेंट में आ रहा है टू रेज फर्दर कैपिटल, कोई कंपनी फर्दर कैपिटल रेज करना चाहती है और प्राइवेटली इक्विटी एग्रीमेंट कर रही है, डाइल्यूटिंग देयर ओवरऑल स्टेक इन द कंपनी, ठीक है, तो कंपनी प्राइवेटली इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, तो इसमें इनका वोटिंग राइट्स जो है नहीं होता है, ठीक है, बाकी ये 2 केसेस अगर जनरेट हो जाते हैं तो वोटिंग राइट्स इनका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5th नंबर में देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल हैव ए राइट टू वोट ऑन ऑल रिजोल्यूशन, सारे रिजोल्यूशन पे इनका वोटिंग राइट्स आ जाएगा, अभी लास्ट वाला ही हम लोगों ने पढ़ा, सारे रिजोल्यूशन पे वोटिंग राइट्स आ जाएगा। सारा रिजोल्यूशन कैसे पता चला, लैंग्वेज क्या था, ऑल द रिजोल्यूशंस प्लेस्ड बिफोर द कंपनी, ऑल, सारे रिजोल्यूशन पे, तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, इफ द डिविडेंड ऑन देयर शेयर रिमेन अनपेड फॉर, कितने दिन तक अनपेड होने से 2 होगा, years। नॉर्मल 2 years, 2 और मोर, तो हमें 2 ही बोलना पड़ेगा, मोर मतलब 3 होता है, लेकिन 2 से स्टार्ट होगा तो 2 और मोर, तो 2 हो जाएगा। द डिफरेंशियल in the class of equity share can be created for, differential class of equity क्यों बनाया गया है, dividend voting rights both A and B, कौन सा होगा? वोटिंग राइट ना। नहीं, वोटिंग राइट्स के अलावा भी हो, होगा, बहुत होगा, वो, बहुत है एन पे। हाँ, क्योंकि सिर्फ वोटिंग राइट्स पे नहीं होता है, एग्जाम्पल वोटिंग राइट्स पे हम लोगों ने लिया था, लेकिन यहाँ पर बोला गया है, ये देखो, एज टू डिविडेंड वोटिंग राइट्स और अदरवाइज एज प्रेस्क्राइब्ड, जो बोला हुआ रहेगा, नॉर्मली वोटिंग राइट्स से ही यहाँ पर एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए, ये बाकी हम लोगों ने कर लिया था। अब इस पे क्वेश्चन जो आता है वो कैसा आता है देखते हैं, ये आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर एक एग्जांपल है, इक्विटी कैपिटल इज हेल्ड बाय एक्स वाई एंड जेड इन प्रोपोर्शन ऑफ 40-40-20, तो इक्विटी शेयर होल्डर होगा ये लोग एक्स वाई जेड, इनका कैपिटल का प्रोपोर्शन है 40-40-20, ए बी सी होल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन 50-30-20, यानी ये लोग तीनों क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। इफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 करोड़ एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 50 लाख, मतलब प्रेफरेंस, ये तीनों ने मिलकर 50 लाख का कैपिटल जनरेट करवाया है और ये तीनों ने 1 करोड़ का जनरेट करवाया, देन रिलेटिव वेट्स इन, अच्छा, अब इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन, ये एक्चुअली एग्जांपल है, तो एग्जांपल में पूरा क्वेश्चन को ही सॉल्व करके दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा कि अगर ऐसा है तो हमें बताना है कि सबका वोटिंग राइट्स क्या क्या होगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पर बोला है ना, देन रिलेटिव वेट इन द वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट्स क्या होगा ये हमें पूछा जाता है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये वाला, x is to y is to z, x is to y is to z, 40-40-20, 40-40-20, और p q r, p q नहीं सॉरी, a b c 50-30-20, और कैपिटल कितना कितना है, कैपिटल 2 जगह से आया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लगाया गया है, 1 करोड़, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना लगाया गया है, 50 लाख। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जिसने जितना कैपिटल लगाया उसका हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल जितना भी इंट्रोड्यूस किया गया है उसका हम लोग रेशियो बनाएंगे, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस इतना है तो इसका हमें रेशियो बनाना पड़ेगा, तो 1 करोड़ इज टू 50 लाख, इसका रेशियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो रेशियो कैसे हो जाएगा, रेशियो
1 करोड़ मतलब यहाँ पर हो गया 70, 50 लाख मतलब 50, 10/5। तो यहाँ 10:5 हो जाएगा, 5 जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2:1। तो रेशियो हो गया 2:1। अब इस रेशियो में देखो यहाँ पर बना हुआ है कि रेशियो कितना हो जाता है, ये देखो, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बी 2/3 1/3, 2/3 1/3 तो हो ही जा रहा है, इसका कितना हो गया 2/3, क्योंकि रेशियो इस तरह से बना है, ये हो गया 1/3। मतलब अगर कंपनी का 3 टाइम्स कैपिटल है, उसमें 2 टाइम्स इक्विटी वाले का है और 1 टाइम्स जो है प्रेफरेंस वाले का है, तो इनका वोटिंग राइट्स भी इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये रूल्स होता है। तो वोटिंग राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे एक्स वाई जेड, ये हो गया इक्विटी शेयर्स वाले, और नीचे हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि इस तरह से दिया हुआ था एक्स वाई जेड देन एबीसी, तो इसी तरह से लिखना होता है रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 40-40-20। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स को कितना मिलेगा, एक्स इक्विटी शेयर होल्डर है, 2/3 इंटू कितना मिलेगा, 2/3 इंटू, ये तो माने अमाउंट हो गया, अब इसका 40 बाई कितना हो जाएगा, ये सारा चीज टोटल करने से 40-40-80 20, 40/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 50 हो गया, 4/15 हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। नीचे फिर y, ये भी इक्विटी वाले हैं, तो 2/3 इंटू, यहाँ पर भी 40/100 हो जाएगा, तो ये भी सेम आंसर 4/15। z, ये भी इक्विटी वाले और इनका है अमाउंट 20/100, तो ये 20/00 कैंसिल, और ये हो गया 2/15 हो जाएगा। अच्छा, ए जो है प्रेफरेंस, इनका 1/3 हो जाएगा, 1/3 में कितना, 50/100, 50/100, 50/100 मतलब 1/2, यानी 1/6 हो जाएगा। फिफ्टी और ये कितना कितना था, 30 20, 30 और ये हो गया 20, तो 0 0 कैंसिल, ये हो गया 1/10, 1/10 हो जाएगा। अच्छा, और ये हो जाएगा 1/15, 1/15 नहीं, 0 0 कैंसिल 2 5, हाँ 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर चेक कर लेते हम लोग का सही आया कि नहीं, 4/15, 4/15, 2/15, 1/6, 1/10 और 2/30, मतलब ही 1/15 होगा, वो सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने, हम लोग 2/30 लिखते हैं तो वो भी 1/15 ही होगा। ठीक है, अब इसमें आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे हेंस देयर रिलेटिव वेट्स आर 4/15, 4/15, 2/15, 1/6, 1/10, 1/15, 1/6, 1/10, 1/15। अब इसको हमें पूरा रेशियो में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो रेशियो ये, क्योंकि सबका बेस अलग अलग है, तो हम लोग अलग अलग बेस से नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें सबका बेस जो है इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये पूरे जो नीचे डेटा है इसका अगर हम लोग एलसीएम कर लेते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कर लो या फिर सबको 30 में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा, देखो 30 करने से हो जाएगा, 4/15, यहाँ पर 2 कर लेते हैं इंटू, ये एलसीएम भी 30 होगा। एक चीज होता है, या तो समझ लो कि कितना लगाने से सब में बराबर होगा, या फिर एलसीएम करने से आंसर आ जाता है, ये हम दिखा देते हैं। यहाँ पर 3 से, 3 5 15, 5 5 2 10, 10 ही हो जाएगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, 5 हो गया। अब 2 से, अच्छा ये पहले वाला 2 से जाता, ठीक है कोई बात नहीं। अब 5, 1 1 1 सारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 6 इंटू 5, 30 हो गया, 30 होगा एलसीएम। ठीक है, अब अगर 30 एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं, ऐसे हो जाता है। फिर अगर एलसीएम कैलकुलेट कर लिए तो 4/15 इंटू 30, सिंपल, ऐसे करने से ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे का जितना भी डिजिट है वो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट करने से ही पता चलेगा। 1/10 इंटू 30 और 1/15 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 15 टू द 30 मतलब 8 हो गया, 2 8 हो गया,
2 4 हो गया, 5 3 2 8 8 4 5 3 2 चेक करते हैं 8 8 4 5 3 2 हाँ 8 8 4 5 3 2 ये हो गया हम लोगों का रिलेटिव वेट्स। रिलेटिव वेट्स मतलब जो रेशियो में निकलता है। अब अगर वोटिंग पावर्स कैलकुलेट करने बोले, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैथ में इस तरह से सॉल्व है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें दो तरह से ही आंसर लिखना पड़ेगा। एक रिलेटिव वेट्स यानी कि अकॉर्डिंग टू रेशियो, और दूसरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर वोटिंग पावर इज, एक्स का कितना हो जाएगा, ये कितना है 8। अच्छा, और ये सब टोटल करने पे कितना आता है, 8 प्लस ऐसे करके देखना पड़ेगा, 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 30 हो गया। तो 8/30 हाँ इंटू 100 करने से जो होगा वही परसेंटेज में आ जाएगा। 8/30 इंटू 100, इससे परसेंटेज में आंसर आ जाता है 26.67%। ठीक है, ये हो गया। y का कितना हो जाएगा, सेम y का भी हो जाएगा 26.67%। मैंने और अलग से नहीं दिखा क्योंकि ये भी 8 है तो उतना ही होगा। ठीक है, z का कितना हो जाएगा, z का हाफ हो जाएगा, आई थिंक ये 4 है, देखते हैं 4/30 इंटू 100, 13 यस मैम, पॉइंट हाफ हो जाएगा 13। हाफ हाँ 13.33। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को कैलकुलेट करना, ये तो हो गया एक्स वाई जेड का, और यहाँ पर ही कर देते हैं ए बी सी का, ए बी और सी। एबीसी का हो जाएगा 5/30 इंटू 100, 3/30, 5/30, 3/30, 2/30 इंटू 100, 100 डिवाइडेड बाई ये पहला वाला 16.67%, और ये हो गया 10%, और ये हो जाएगा 15 और ये 100 है ऊपर, 6.67%, 6.67%। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये परसेंटेज में वोटिंग राइट्स आ गया। तो इनका टोटल वोटिंग राइट्स देखो कितना होता है 26.67। ये जस्ट समझने के लिए बोल रहे हैं, एक बार टोटल करने से समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। 13.33 तो इनका हो गया टोटल। अगर देखो तो इनका टोटल हो जाता है, जस्ट समझने के लिए बोल रहे हैं, 66.67%। ठीक है, और इनका टोटल बन जाता है 16.67 प्लस 10 प्लस 6.67, तो ये हो गया 33.34%। ठीक है, 33.34। अब अगर हम लोग चेक करके देखें, 2/3 चेक करो, 2/3 करके देखो कितना आता है, 2/3 करके देखो कितना आता है, 2 डिवाइडेड बाई 3 0.666 इंटू 100 करने से पता चल जाएगा कितना आता है। 66.67। वही आया है टोटल में वोटिंग राइट्स इनका, वही आया है टोटल में वोटिंग राइट्स इनका, ये आना चाहिए टोटल में। अगर कहीं भी गलत नहीं होता है कैलकुलेशन, ये आना चाहिए। मतलब यहाँ से ही आंसर पता चल जाता है कि इनका वोटिंग राइट टोटल में कितना परसेंट, लेकिन हमें तो इंडिविजुअली निकालना था ना, तो इस तरह से ही करना पड़ेगा। ये एग्जाम में नहीं करना, ये जस्ट समझने के लिए। इसका भी चेक कर लेते हैं, 1/3 करने से 33.33 इंटू 100 करने से आ जाएगा 33.33%। वो तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है तो 34 आ गया है। ठीक है, लेकिन ये हो रहा है, और ये दोनों टोटल करने से 100% आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं देखना है, जस्ट समझने के लिए हम लोगों ने किया। तो इस तरह से कंप्लीटली आंसर्स लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन था, मैम क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन तो यहाँ पर बोला है WXYZ होल्ड इक्विटी कैपिटल इन, इक्विटी कैपिटल इज हेल्ड बाय द proportion of 40 30 10 and 20. A, B, C and D hold preferential capital in the proportion of 30 40 20 10 if the paid up capital of the company is 40 lakh and preferential capital is 20 lakh.
अगर अलग से बता दिया प्रेफरेंशियल 20 लाख, पेड अप कैपिटल मतलब ये इक्विटी का ही बात हो रहा होगा। फाइंड देयर वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी बंद हो जा रहा है तो प्रेफरेंस शेयर का भी वोटिंग राइट्स जनरेट हो जाएगा। तो वोटिंग राइट्स कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। W/X/Y/Z, इनका रेशियो है 40/30 10/20। और A B C D 30/40 20/10। और इनका पेड अप कैपिटल 40 लाख और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो 40 लाख इज टू 20 लाख, तो ये हो गया 2:1। ठीक है, तो 2:1 में वेटेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिलेटिव वेट इन वोटिंग राइट of equity shareholder and preference shareholder will be 2/3 and 1/3. Respective voting rights of various shareholders will be W/X/Y/Z A B, तो यहाँ पर होगा नहीं, देखते हैं। W का कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 40/40 प्लस 30 70 80 9 1100 हो रहा है क्या? 440 प्लस नहीं 100 हो रहा है, 40/100। 100। 40/100 हो गया, तो ये 0 0 कैंसिल और यहाँ पर हो गया 5 4/15 2/3 इंटू 30/100, तो 3 3 कैंसिल 0 0 2 5 मतलब 1/5 2/3 इंटू 10/100, तो ये 10 हो गया 5 1/15 और Z का 2/3 इंटू 20/100 2/15 और A B C D इनका 1/3 1/3 इंटू ये हो गया 30 40 20 10, वही चीज है मतलब 100 होगा 30/100 110 1/3 इंटू 40 20 10, ये हो जाएगा 40, ये 0 0 कैंसिल 2 5 मतलब ये 15 हो जाएगा, ये 1/5 हो गया मतलब 1/15 हो जाएगा C का। अच्छा, और ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल 1/30। ठीक है, अब इसका रेशियो रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लिखना क्या होता है? रिलेटिव, हेंस देयर रिलेटिव वेट्स, हेंस देयर रिलेटिव
weights are 4/15 is to 1/5 is to 1/15 is to 2/15, 1/10 2/15, 1/10 2/15, 1/15 और 1/30। तो हायर डेटा अगर मिल जाता है तो वैसे भी कर सकते हैं। 30 मिल गया है तो इसका मतलब हम लोग हर जगह पे 30 मतलब 30 बेस बनाने का कोशिश करेंगे। तो 15 को 30 बनाने के लिए इंटू 2 होगा, तो ऊपर भी इंटू 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इसका एलसीएम करोगे तो 30 ही आएगा। ठीक है, 15 5 15 इसका एलसीएम करके देख लो। 15 5 15 15 10 15 15 और 30, इसका एलसीएम करने से भी 30 आएगा। 2 से पहले सबसे कम डिजिट से होता है 5, 15 हो गया। 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, 5 5 और 5 से 1 1 1, तो ये हो गया 30। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई करेंगे 4/15 इंटू 30, 1/5 इंटू 30, 1/15 इंटू 30, 2/15 इंटू 30, 1/10 इंटू 30, 2/15 इंटू 30, 1/15 इंटू 30, 1/30 इंटू 30। तो रेशियो हो जाएगा 8:6 is to 2 is to 4 is to 3 4 2 1, ये हो गया रेशियो। ठीक है, ये वोटिंग राइट्स निकल गया वेट्स के हिसाब से। ठीक है, अब परसेंटेज के हिसाब से, देयर वोटिंग पावर इज, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे। वोटिंग पावर इज एक्स WXYZ। अच्छा, पहले W है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये 8, और सब ऐड करने से 8 + 6 + 2 + 4 + 3 + 4 30। तो 8/30 इंटू 100, $26.67। 26.67% सेम ही आ रहा है। अच्छा, 6 to 4, इसके बाद है 6 to 4, 6 to 4, तो ये 20% हो जाएगा। 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 2 into 100/30, 6.67%। 13.33%। एक बार टोटल करके चेक कर लेते। 13.33 प्लस 6.67 प्लस 20 प्लस 26.67, तो टोटल में आ रहा है 66.67। ठीक है, और वोटिंग राइट्स कितना आया था? वोटिंग राइट्स आया था 2/3। क्या 2/3 का मतलब इतना ही होता है? हाँ, 2/3 का मतलब उतना ही होता है, 66.667। मतलब हम लोग का आंसर जो है वो सही हुआ है, ये करने का जरूरत नहीं होता। अच्छा, इसके बाद बाकी जो है ABCD, ABCD, 30 100 30 100 30। फर्स्ट वाला 10%। फर्स्ट वाला 10%। अच्छा, देखना पड़ेगा यहाँ पर 3421। सेकंड वाला 16.67। अच्छा, लिख लेते हैं 3421। फर्स्ट वाला 10%, हाँ 10% ही हो रहा है, 10 से डिवाइड हो गया। अच्छा, ये वाला 16.67। ये वाला 16.67, 4 into 100 डिवाइडेड बाई 30, नहीं 13 पॉइंट आ रहा है। 4 है, ओ मैंने 13 गलती 5 लिख दिया था। 13.33।
और ये हो गया 2 डिविजिबल, ये हो जाते हैं। ये 2 है मैम। हाँ वो 2 है। 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30, 6.67। 6.67। और ये 33 हो जाएगा, 100/30। 3 हाँ 3.3। 3.33। अब टोटल करके देखते हैं सही हुआ कि नहीं। 3.33 प्लस 6.67 प्लस 13.33 प्लस 10%, 33.33 कितना है इन लोगों का? 1/3। हाँ 1/3 मतलब तो वही होता है, 33.33 होता है, इंटू 100 करने पे 33.33। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर ना एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखवाया यहाँ पर, अभी देखा मैंने, ये देखो ये यहाँ पर पूरा नहीं किया है। ठीक है, वोटिंग राइट्स को परसेंटेज में नहीं दिखाया है, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये 5 मार्क्स का आता है, तो हमें पूरा दिखाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल में उसी तरह से सॉल्व किया है, तो रिस्क लेने का जरूरत नहीं, हम लोग 2 तरह से ही दिखाएंगे। यहाँ रेशियो ही नहीं बनाया है, लेकिन एग्जाम्पल जहाँ बनाया तो वहां पर इंस्टीट्यूट के मैट में रेशियो एज वेल एज परसेंटेज दोनों सॉल्व किया हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग भी 2 चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे वो बोले या ना बोले, अगर पर्टिकुलरली बोल दे कि सिर्फ रेशियो ही कैलकुलेट करो तो अलग बात है। यहाँ पर ये वाला लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। WXYZ होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इसको मैंने जस्ट ड्रॉ करके किया है, जो इन्होंने लिख रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है इन प्रोपोर्शन ऑफ 40-30-10-20, एंड ABCD होल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन 30-40-20-10। एज द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 20 लाख, 2:1 ये रेशियो बन जाता है। देन रिलेटिव वेट्स इन द वोटिंग राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस, यहाँ ये वाला लैंग्वेज मैंने भी लिखवाया है, द रेस्पेक्टिव वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो ये अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। बस इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, एक चीज मुझे और बताना है, एक इलास्ट्रेशन 4 करवाया था मैंने, उसमें एक चेंजेस बताना है। इलास्ट्रेशन 4, ये इलास्ट्रेशन 4 जो था, यहाँ पर एक ईसॉप का कंडीशन था, वही वाला क्वेश्चन है। हाँ, और एक इन्वेस्टमेंट वाला था। तो यहाँ पर सारा चीज ठीक है, मैंने एंट्री करवाया है ये वाला। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये सोल्यूशन जो इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है, क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन याद आ रहा है तो एक नया मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ना, अगर याद आ रहा है। तो मैंने ये फर्स्ट दिन ऐसे ही करवाया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से करवाया था, फिर मैंने उस क्वेश्चन को बताया भी था कि CA के मैट के हिसाब से इसे हमें नए तरीके से करना है, हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है ना। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन किया हुआ है ना, ये पुराने मेथड से किया हुआ है, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को इन लोगों ने यूज कर लिया है प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे यूज नहीं होता है। हाँ, जो हम लोग बाईबैक का प्रीमियम होता है उसमें यूज होता है, लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये एकदम जो पेज था वहां पर एकदम स्टार्टिंग में एक बॉक्स करके बना हुआ था, जिसको मैंने पूरा रीड करके बोला था। तो अगर हम लोगों ने शायद ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखवा दिया है मैंने, ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होगा। ठीक है, सिक्योरिटीज तो प्रीमियम हम मतलब, हाँ बोलो। इसको फिर जनरल रिजर्व से रिडीम कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लेके तो। हाँ, इसको हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं ले सकते। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में बच रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। जनरल रिजर्व में मुझे वो चीज एक बार देखना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में बचा है कि नहीं। शेयर कैपिटल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में चेक करना चाहिए। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को इसके लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कैपिटल रिजर्व है 8, और जनरल रिजर्व देखना पड़ेगा। रेवेन्यू रिजर्व पहले 50 है,
रेवेन्यू रिजर्व 50 है। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया था, 2 प्रीमियम दिया था, ठीक है। इसका एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, फिर पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर, ये मैंने लिखा, इन्होंने पहले ड्यू नहीं किया है, पहले पे कर दिया, लेकिन पहले ड्यू होता है पैसा, उसके बाद पे होता है, तो थोड़ा सा जो है एंट्री का सीक्वेंस इन्होंने अलग किया है। हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, पहले पैसा रिसीव का एंट्री लिखेंगे अगर किसी तरह से पैसा आ रहा है, लाइक इन्वेस्टमेंट बेच के, शेयर इशू करके, किसी भी तरह से अगर पहले पेमेंट आ रहा है, क्योंकि पैसा आएगा तब तो रीपे कर पाएंगे, इसलिए पहले पेमेंट मिलना चाहिए, उसके बाद ही पेमेंट करने का एंट्री होना चाहिए। यहाँ पहले पेमेंट करने का एंट्री कर दिया। फिर यहाँ पर एक नेट एंट्री, जो मैंने फर्स्ट दिन ही बताया था कि इन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को डायरेक्ट लगा दिया। यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है, सॉरी प्रीमियम ऑन बाईबैक होता है, उसके बाद वो एडजस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CRR बना है 50 दोनों का मिला के, ठीक है। ये देखो, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 30 और फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर था 20, दोनों का मिला के CRR 50 बना, और 50 यूज किया गया है रेवेन्यू रिजर्व से। अब चेक करेंगे कि रेवेन्यू रिजर्व में 50 था, तो इसका मतलब रेवेन्यू रिजर्व क्या हो गया, रेवेन्यू रिजर्व हो गया है नील, है ना। अगर सोल्यूशन है तो देख सकते हो, रेवेन्यू रिजर्व हो गया है नील, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, बाईबैक में तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर लेंगे, बाईबैक का जो प्रीमियम है उसको पे करने के लिए इसको यूज कर लेंगे, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन है उसके लिए ये वाला यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया बाईबैक का पूरा एंट्री कंप्लीट। यहाँ पर CRR, ये डिवेंचर जो है ये कैंसिल हुआ था, ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, ये वाला कंसेप्ट ये था कि डिवेंचर जो है वो कहाँ चला गया वो वाला पॉइंट, ये रहा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, कंपनी ने खुद का ही डिवेंचर अपने डिवेंचर होल्डर से खरीदा है, ठीक है। अगर कंपनी उन डिवेंचर होल्डर को रीपे करती, मतलब एज अ डिवेंचर होल्डर उन्हें रीपे करती, तो 2.20 पे करना पड़ता रीपे डायरेक्टली कैंसिल करने के लिए। लेकिन कंपनी ऐसे करके डिवेंचर होल्डर को ऑफर कर सकती है कि एक काम करो, मुझे डिवेंचर बेच दो, हम 2 लाख देंगे, अगर किसी को पैसे का ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो वो फ्यूचर में अगर कंपनी के थ्रू से रिडीम होगा तो उसे 2.20 मिलेगा, लेकिन किसी को पैसे का ज्यादा जरूरत है तो वो बेच सकता है कंपनी को, इसमें क्या होगा, उसको इंस्टेंट 2 लाख मिल जाएगा। अगर किसी को पैसे का ज्यादा जरूरत है तो क्या हुआ, कंपनी बाद में 2.20 पे करती, उसके जगह भी 2 लाख पे की, तो इसमें कंपनी का बेनिफिट हो गया है 0.2 का, ठीक है। उसका एंट्री किया था हम लोगों ने, ये वाला एंट्री उसके बाद आ गया था। यहाँ 10% डिवेंचर 2.20, डिवेंचर कैंसिल हो गया 2.20, सिर्फ 2 लाख पे करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर करके 0.20 आ रहा है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट बन जाता है, जब खरीदते फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि अपनी बुक्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा सकते। फिर यहाँ पर एक ईसॉप का एंट्री था, ईसॉप का एंट्री मतलब शेयर इशू हुआ है, शेयर इशू का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये एंट्री होता है, ठीक है। तो वही वाला है, यहाँ पर सिर्फ ईशॉप वाला एंट्री आ गया था। ये क्यों आया था ये भी एक बार याद दिला देते, ये देखो यहाँ पर 1 लाख इक्विटी शेयर, क्योंकि कुछ, हाँ यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ था और कुछ नहीं हुआ था, जो नहीं हुआ था वो लॉस हो जाता है, उसको इस तरह से कैंसिल कर दिया जाता है, जो कि करंट लाइबिलिटी में यहाँ पर इंक्लूडेड था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये वाला मैंने बोला ये एंट्री यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो CR जो कैपिटल रिजर्व है ना वो भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा PL, है ना। यहाँ पर यूज करना पड़ेगा PL, क्या हम लोगों के पास PL अवेलेबल है, देखो PL यूज है करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ तो कोई PL नहीं है, देखो कैपिटल रिजर्व यूज नहीं कर सकते हैं। मैम, पर इसमें कुछ सेल हुआ था ना, हाँ बोलो, इसमें कुछ सेल हुआ था ना, कौन सा चीज मतलब सेल हुआ था। इसमें कुछ सेल इन्वेस्टमेंट शायद सेल हुआ था, शायद पीएल हाँ हाँ, जनरेट। इन्वेस्टमेंट सेल हुआ था, लेकिन उसमें शायद लॉस हुआ था। नहीं, वो तो डिवेंचर वाला इन्वेस्टमेंट सेल हुआ था, डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट सेल नहीं हुआ था इसमें, डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट सेल नहीं हुआ था। तो जो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर था वो वाला इन्वेस्टमेंट सेल हुआ था, डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट सेल नहीं हुआ था, तो प्रॉफिट कुछ जनरेट नहीं हुआ। तो एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन पे PL का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सही करना चाहे तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं होगा, उसकी जगह PL यूज होगा, लेकिन हम लोग के पास PL अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, और कैपिटल रिजर्व को भी नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग को PL
पीएल चाहिए होगा। और रेवेन्यू रिजर्व यूज कर सकते थे लेकिन ये नील हो गया है, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रेस्ट्रिक्टेड है और ये भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर पीएल यूज करना पड़ेगा जो हम लोगों के पास है नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ये देख सकते हैं ना, यहाँ पर एक प्रॉफिट जनरेट हुआ है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर 0.2, ये कैपिटल रिजर्व के तरह होता है ना, इसको लिखा नहीं जाता है बट हो तो रहा है इसका ट्रीटमेंट, ये डिवेंचर बेच के हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट बेच के हो रहा है। तो यहाँ पर 0.2 वैसे भी काफी नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पर तो चाहिए हमें 2, ठीक है। तो यहाँ पर पीएल का एक डेबिट बैलेंस हो जाएगा, मतलब हम लोग नेगेटिव दिखा देंगे कि पीएल का डेबिट बैलेंस 2 आ जाएगा। तो जब बैलेंस शीट बनेगा ना, ये नेगेटिव इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि हम लोग के पास पीएल नहीं है, तो हम लोग उसको नेगेटिव दिखाएंगे। तो जब बैलेंस शीट बनेगा ना, तो ये पीएल जो है वो नेगेटिव में आएगा, अगर इसको हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स के हिसाब से करेंगे। बाकी सारा चीज ठीक है, ये वाला पॉइंट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट के लिए। तो ये इंस्टीट्यूट ने अभी अपडेट नहीं किया, ये कर देगा अपडेट, ठीक है। इस टर्म में तो नहीं किया है, नेक्स्ट टर्म में कर देगा, लेकिन हम लोग को कंपनीज एक्ट 2013 को लेके ही चलना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या दिखाएंगे, पीएल का डेबिट बैलेंस दिखाएंगे, ठीक है, पीएल का डेबिट बैलेंस दिखाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि 0.2 हम लोग ले सकते हैं यहाँ से, ये जो इन्वेस्टमेंट बेच के आया उसका 0.2 अगर ले भी लेते हैं फिर भी तो कम होगा ना, जितना कम होगा उतना डेबिट दिखा देंगे, जितना कम होगा उतना डेबिट दिखा देंगे। तो 2 माइनस 0.2 उतना डेबिट हो जाएगा 1.8, ठीक है। तो इसको अगर इस तरह से सही करते हैं तो ये ऐसे बनेगा, तो इसमें बैलेंस शीट भी फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसमें बैलेंस शीट भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, कैपिटल रिजर्व जैसा है वैसा ही दिखेगा, ठीक है। ओपनिंग फिर प्रॉफिट ऑन, ये देखो ये कैपिटल रिजर्व है ना, ये रेवेन्यू रिजर्व नहीं है, ये देखो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, वो हम लोगों ने लैंग्वेज लिखा है टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, लेकिन ये तो कैपिटल रिजर्व है, ये डे टू डे का तो प्रॉफिट नहीं है जिसको हम लोग यूज करें, इसीलिए ये कैपिटल रिजर्व में ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। हमें पीएल चाहिए था या फिर रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व खत्म हो गया है तो पीएल नहीं है, तो पीएल का नेगेटिव बैलेंस दिखाना पड़ेगा, पीएल का नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग रिजर्व सरप्लस बनाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पीएल का नेगेटिव बैलेंस भी हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट कितना 2 पॉइंट, नहीं कितना आ रहा था, नेगेटिव बैलेंस कितना होगा, जितना, ऊपर से 0.2 माइनस हो गया 1.8। हाँ वही मैंने बोला ना, 0.2 माइनस मैंने बोला, लेकिन 0.2 माइनस नहीं होगा, देखो क्यों नहीं होगा, तो हम यही, पूरा 2 लेंगे। हाँ नहीं होगा इसीलिए क्योंकि देखो ये कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि डिवेंचर कैंसिल करके जो आया है ये तो हम लोग का ट्रेडिंग इनकम नहीं है ना, ये पीएल में नहीं जाता है, अगर ये पीएल में जाता तो ये वन लेस हो जाता, 2 माइनस 0.2 करके लेस होकर 1.8 नेगेटिव दिखता, लेकिन ये तो पीएल में नहीं जा रहा है ना, अगर ये पीएल में जाता तो यहाँ पर रिजर्व सरप्लस जब हम लोग बना रहे थे तो वो पीएल में दिखा देते, पीएल में ये नहीं जा रहा है, ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व में जा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका भी एक रूल्स आया है, यहाँ पर ऐसे दिखाया है, एक्चुअली इसका भी एक रूल्स आया है कि जैसे मान लो कोई एसेट बेचते हैं उससे प्रॉफिट लॉस होता है, तो हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स जब बनाते हैं तो वहां पर दिखाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में दिखा देते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो अभी इंस्टीट्यूट बोल रहा है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, कि अगर एसेट बेच के प्रॉफिट होने से पीएल में दिखा सकते हैं तो डिवेंचर का कैंसिलेशन भी पीएल में हम लोग दिखा सकते हैं। अगर हम लोग इसको पीएल में दिखाएंगे तो फिर वो 1.8 से नेगेटिव दिखाएंगे, और अगर नहीं दिखाते हैं तो 2 से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज एक बार मुझे कंफर्म और एक बार करना पड़ेगा, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है रूल्स जो है प्रॉपरली कि हमें ये माइनस करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, वो हम बता देंगे माइनस करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा 0.2 से। लेकिन इतना सोचो कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम तो नहीं होगा, अगर ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम लोग का पीएल नेगेटिव दिखेगा क्योंकि पीएल नहीं है। अब हम लोग 2 लिखेंगे कि 1.8, तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि ये माइनस करने को मिलेगा कि नहीं, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा हम भूल गए, माइनस करने को मिलेगा कि नहीं वो एक बार देखना पड़ेगा, अगर माइनस करने को मिलेगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव आने से उसका बैलेंस शीट चेंज हो जाएगा। तो एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हो, सारा चीज एक जैसा ही रहेगा, बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव पीएल आ जाएगा, नेगेटिव पीएल आ जाएगा 2, ठीक है, 2 माइनस हो जाएगा, नेगेटिव पीएल आ जाएगा। और ये सिक्योरिटीज ठीक। प्रीमियम का अमाउंट जो है वो रह जाएगा, ठीक है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोगों ने 2 से कम कर दिया ना, यहाँ पर 2 से कम कर दिया, ये 2 से कम नहीं होगा, 10 था, ठीक है, 10 जनरेट हुआ, और पहले से यहाँ पर कितना था ये देखो, तब सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना आएगा 60 था और 10 आया,
70, और जो बाईबैक के लिए लेस हुआ वो कर सकते हैं, वो कितना लेस हो जाएगा 60, मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 कर रखा है हम लोगों ने, शायद सिक्योरिटीज प्रीमियम 8 कर रखा है, ये 10 हो जाएगा। ये वाला लेस नहीं होगा, अगर ये लेस नहीं होगा तो ये 10 हो जाएगा। आंसर यस वही मैम। आएगा, है ना, आंसर वही और आएगा, उसमें कोई माइनस डिफरेंस। में हाँ हाँ, ओवरऑल आंसर वही आएगा, लेकिन हेड अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये 10 हो जाएगा और पीएल का एक नेगेटिव बैलेंस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक -2 हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर यही वाला आएगा। बस ये वाला एक बार नोट बोल के वहां पर करके रख लेना है, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग कर पाए। और उसके साथ साथ अगर ये माइनस करने को हमें मिलेगा तो क्या होगा, मुझे जितना लग रहा है माइनस करने को मिल सकता है, शायद देखना पड़ेगा इसमें क्या रूल्स लाया हुआ है, माइनस करने को मिलेगा कि नहीं। अगर माइनस करने को मिलेगा देन वो 1.8 होगा, तो उसमें फिर 1.8 ऐसे नेगेटिव दिखाएंगे, फिर उसमें ऐसे हो जाएगा पीएल का नेगेटिव 1.8 और पीएल का पॉजिटिव बैलेंस जो है वो हो जाएगा कितना हो जाएगा, नेगेटिव 1.8 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा आई थिंक 0.2, ऐसे करके होगा शायद। यस। ठीक है, तो फिर ये वाला एक बार करके देखना पड़ेगा, इसका नोट्स बना के रखो, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो बाईबैक से मैंने ईयर का क्वेश्चन को एक जगह पे ले लिया, बाईबैक से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल बाईबैक से क्वेश्चन आया है। बता देते, देखो कितने बार बाईबैक से क्वेश्चन आया है, वो भी एक बार बता देते। बाईबैक से क्वेश्चन आया है, मई में आया है, मई 18 में, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20, सब में आया है। ठीक है, 10, 5, 10, 15, मैक्सिमम यहाँ से 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये शायद मई 18 का है, मेरा ईयर तो हट गया है, लेकिन मैंने क्वेश्चन ले रखा है। तो इसमें क्या होगा, इसको हम लोग शॉर्टकट में यहाँ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, इक्विटी कैपिटल इज हेल्ड बाय अनु, आदि एंड अरुण इन द प्रोपोर्शन ऑफ 30-30, ये क्या हो गया, 30-30, 40, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सोनू, श्री एंड सनाया इन द प्रोपोर्शन 40-10-50। इफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख, फाइंड द प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ऑफ देयर वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ठीक है, ये 5 मार्क्स का आया हुआ है, ये 5 मार्क्स, ये याद है, कौन सी ईयर में आया याद नहीं आ रहा है, बाद में लिखवा देंगे कौन सी ईयर में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, यहीं पर करके दिखा देते, इसका आंसर क्या होगा। पहले मैम इसका इसका रेशियो, वही वाला 66.67 और टोटल मैम आना चाहिए वो अच्छा तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 60-30, है ना, 2:1। 2:1। तो इसको हम शॉर्टकट में दिखा देते, 2:1 हो जाएगा, मतलब 2/3, 2/3 करके इनका आ जाएगा, अनु, आदि और अरुण का 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 40/600, है ना। ये हो Yes, गया, ये हो जाएगा अनु, फिर अनु। आदि, यहाँ पर। तो जस्ट छोटा छोटा करके नोट डाउन कर लो, 10/100, और यहाँ पर 2/3 इंटू 50/100, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, ये पहले भी हम लोगों ने किया। अभी तो 2, 4/15। देखते हैं आंसर, तो मैंने लिया नहीं है, 0.266 आ रहा है, 26.66। यस मैम। अच्छा, थोड़ा सा लगा रहा है इसमें आंसर, इंटू 10/100, चेक कर लेंगे सही हो रहा है कि नहीं। कितना हो रहा है, 2 × 10, मतलब 20/300, 20/300, 0.066 आ रहा है। 0.66 मैम, टोटल कर लेंगे केवल 16.7। यस मैम। 0.33 इंटू ऐसे आ 100 रहा नहीं, है। हम्म? इंटू 100 नहीं करेंगे। ये तो पहले तो रेशियो निकालेंगे इस तरह से, उसके बाद तो इंटू 100 करेंगे, ये तो रेशियो निकल रहा है, ये कौन सा वाला पॉइंट हो रहा है, दिखाते हैं। नहीं मैम, ये वाला ना, पहले तो ये आप करेंगे। डायरेक्ट कर देना, इसमें तो फिर एलसीएम वगैरह तो लिया ही नहीं। यहाँ हाँ, पे तो पहले तो रेशियो निकलेगा ना, जितने भी प्रेफरेंस और इक्विटी है,
तो पहले तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया दोनों के कैपिटल से। हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्टकट में क्या किया, देखो, अरे कहाँ चला गया। अच्छा, पहले हम लोगों ने क्या किया, इनका कैपिटल का रेशियो बनाया 60 और 30, कितना हुआ 2:1। अब 2:1 में हम लोग क्या करेंगे, सारे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अनु, आदि, आदि, अरुण, और उसके बाद यहाँ पर इनका हो जाएगा सोनू, श्री और सनाया, ऐसा नहीं होगा? आपने डायरेक्ट कर दिया ऊपर वाला, मतलब आपने इंटू 100 कर दिया था 26 वाले में, और टोटल करके 66.67 आ ही रहा था। अच्छा, मैंने डायरेक्ट कर दिया ना। यस, तो वो पर डायरेक्ट नहीं करने से, नहीं डायरेक्ट तो नहीं किया, 40 था, 40/100 किया, डायरेक्ट तो नहीं किया, 2/3 का 40/100 किया ना। हाँ, तो फिर यहाँ पे 4/15 आएगा, फिर सबका वो ये वाला रेशियो निकाल के फिर सबका एलसीएम एलसीएफ लेके फिर इंटू करेंगे ना। हाँ, तो अभी यहाँ पर कंप्लीट कहाँ हो रहा है ना, अभी यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है डेटा, मतलब इसके पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया जैसा डेटा आया वैसा नहीं आ रहा है, देखो 40। अच्छा, एक्चुअली मैंने पॉइंट में निकाल लिया इसीलिए लग रहा है कैलकुलेटर में, तो छोड़ो। हाँ, तो पॉइंट में नहीं निकालते, कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग कर लेते, 0 0 कैंसिल, ये 5 हो गया, 4/15, ठीक है, वो रेशियो ही निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने पॉइंट में निकाल दिया तो थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन हो गया, चलो मेरा ही और गलती है यहाँ पर। हम हाँ, डायरेक्ट ये पे 200 कर देंगे तो वही आंसर हाँ, तो आ जाएगा, फिर ये हाँ करने का डायरेक्ट, पड़ेगा। हाँ डायरेक्ट करेंगे तो वो आंसर आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर बोल रखा है कि हमें अलग से दिखाना है, ठीक है, मतलब हम लोग को एक ठीक बार है। रिलेटिव वेट्स की तरह दिखाना है और एक बार वोटिंग राइट्स, तो इसीलिए हो सकता है कि इसके लिए मार्क्स काट ले, क्योंकि उनका डिस्क्रिप्शन दो तरह से है, रेशियो से भी आंसर बोल रखा है, और क्या बोलते हैं उसे, परसेंटेज से भी, परसेंटेज राइट्स के हिसाब से भी आंसर बोल रखा है, तो हम लोग दो तरह से दिखाएंगे, नहीं तो 5 मार्क्स हो सकता है हमें ना दे, क्योंकि जस्ट इतना सा करने से 5 मार्क्स नहीं देगा, अगर हम लोग एक ही जगह पे सारा चीज कर देंगे तो, ठीक है, तो हम लोग को ये पूरा चीज ही करना पड़ेगा। पहला बात है, ये मैंने 40 लिख के गलत कर दिया, ये हो जाएगा 30, ये देखो, है ना, यस मैम। 30 हो जाएगा, तो ये 4/15 नहीं होगा, 30 होने से कितना हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1/5, और ये भी 1/5 हो 150। जाएगा, हाँ, और ये 40 वाला कितना आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था मैंने, 2/3 इंटू ये हो जाएगा मैम आपको 4/15। 4/15, और ये तीनों का निकालना पड़ेगा, सोनू, श्री और सनाया, तो यहाँ पर हो गया 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 का ये वाला 40, ये 100 हो रहा है ना, हाँ ठीक है, 100 हो रहा है, ये भी 40/100, और 10/100, हाँ 50/100, बस इसका आंसर देख लेते लास्ट हैं, वाला हो जाएगा 1। 1/15, 1/30, ठीक हो रहा है, 1/6, ठीक 1 है। अब रेशियो निकालेंगे तो सबका 30 कर दो, आंसर आ जाएगा, तो ये देखो 5 को अगर 30 करेंगे इंटू 6, यहाँ पर भी इंटू 6 होगा, मतलब पहला 6 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर 5 है, इसको 30 करने के लिए इंटू 6, यहाँ भी इंटू 6, तो 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर 15 को 30 करेंगे तो इंटू 2, यहाँ पर मतलब एलसीएम करोगे तो 30 आएगा, ठीक है, इंटू 2, यहाँ पर भी इंटू 2, तो ये 8 हो गया, मतलब 30 से मल्टीप्लाई करके देखो ना, यहाँ पर 30 लगा लो, ये एलसीएम करोगे तो 30 ही आएगा, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर 30 एजम्पशन ले रहे हैं, तो ये 6, ये वाला भी 6 हो जाएगा, ये हो गया 15 2 जा 30, 4 2 जा 8, ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, ये लिख लो एक बार, फिर आराम से उसको घर पे मतलब एक कॉपी में करके लिख सकते हो, ठीक है, ईयर देख के भी लिख सकते हो कौन से ईयर का है, एक बार इंस्टीट्यूट के साइट में जाके, तो 6:6:8:2:1:5, ठीक है, और अगर इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6+6+8+2+1+5, ये 30 होना चाहिए, 6+6+8+2+1+5, 28 हो रहा है, मैंने कुछ गलत किया है फिर, ओ ये 5 होगा, देखो ये 5 हो रहा है ना, 0 0 कैंसिल, नहीं 5 तो नहीं हो रहा है, गलत क्या हो गया, 1/6 हो रहा है, 5, 13 to 30, ये ठीक लिखा है मैंने, 10/100, 40/100, 10/100, 50/100, सही लिखा है। अच्छा, तो ये हो गया 40, 0 0 कैंसिल, 4 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 15,
यहाँ ऊपर 2 होगा, है ना, इसमें 2 होगा ना, देखो ये वाला यस 2 होगा, 0 0 कैंसिल, हाँ ये 2 होगा, इसी वजह से गलत हो रहा है, तो ये 4 हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। 28 हो रहा था, हो गया, 2 बढ़ गया, 30 हो गया। तो 6/30 इंटू 100, तो देख लो कितना हो रहा है, 6/30 इंटू 100, 20%। अच्छा, ये भी 20% हो जाएगा, ये वाला भी 20% हो जाएगा, ऐसे 20% लिख लिया। और 8/30 इंटू 100, ये वाला हो गया 26.66। ठीक है, अब टोटल करते हैं, 3 जन था ना यहाँ पर, टोटल करते हैं, ये टोटल 2/3 के बराबर होना चाहिए, तो टोटल करके देखो 26.66 प्लस 40, तो ये हो गया 66.66, तो ये 2/3 के बराबर है। आ गया आंसर, ठीक है, लेकिन हमें पूरा चीज ही करना पड़ेगा। और ये वाला देख लो एक बार, 4/30 इंटू 100, ये आ जाता है 13.33, यहीं पर लिख देते 13.33 प्लस 1/30 इंटू 100, ये आ गया 3.33, 5/30 इंटू 100, ये आ गया 16.66, तो टोटल करते 16.66, 3.33 और 13.33, तो ये आ गया 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 1/3, हाँ वही यस। वाला हो जाएगा। हो गया, ठीक है, तो ये वाला आंसर सॉल्व हो गया। बस इसका एक बार मुझे आंसर देख लेना है कि चेक करना पड़ेगा, अगर दिया हुआ है तो मैट में, मुझे नहीं पता स्टडी मैट का, सॉरी एग्जाम का ये वाला आंसर है कि नहीं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का आया था, और उसके साथ और एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, द डायरेक्टर ऑफ उमंग लिमिटेड पास्ड ए रिजोल्यूशन टू बाई बैक 5 लाख नंबर ऑफ इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 each at 15 पर शेयर, मतलब 5 रुपीज प्रीमियम पे किया जाएगा। द बाईबैक इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फॉर दिस पर्पज द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट 30 लाख फॉर 25 लाख, इशूड 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each एट पर द एंटायर अमाउंट बीइंग पेएबल विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में ही सारा पैसा दे देना पड़ेगा, 100 रुपीज पूरा का पूरा एप्लीकेशन में ही देना पड़ेगा। तो शेयर इशू हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक, तो सीआरआर का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, अगर बाईबैक के लिए शेयर इशू हुआ है तो सीआरआर में क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाईबैक माइनस कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ, क्या हो जाएगा, शेयर जो इशू किया गया है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, सीआरआर में ऐसा होगा। ठीक है, अगर हम लोग फ्रेश इशू करते हैं तो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, used 15 lakh of its security premium account apart from its adequate balance in general reserve to fulfill the legal requirements regarding buyback। 15 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज किया गया है, अपार्ट फ्रॉम इट्स एडिक्वेट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी एडिक्वेट है ताकि लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाए। द कंपनी हैज कैश बैलेंस फॉर द पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के पास कैश बैलेंस है, वो पे कर पाता है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे करने के लिए, ठीक है, और यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशन रिगार्डिंग बायबैक ऑफ द बुक्स ऑफ उमंग लिमिटेड। आई थिंक ये वाला स्टडी मैट का ही है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, स्टडी मैट का अगर है तो नहीं करेंगे। उमंग लिमिटेड, ये शायद इलास्ट्रेशन 1 या 2 था, हो सकता है थोड़ा सा जो नंबर्स है वो चेंज कर दिया है। इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 1 अनु लिमिटेड। कल किया था ना हम लोगों ने, ये वाला शायद यहाँ पर था ना, ये वाला हम क्वेश्चन शायद क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मुझे लग रहा था। छोड़ो, याद नहीं आ रहा, पता नहीं, बाकी
ठीक है, देखो क्या होगा। उमंग लिमिटेड पास रेजोल्यूशन टू बाईबैक 5 लाख शेयर, बाईबैक करना चाहता है 10 ईच 15 वाला। बाईबैक इज इन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री क्या होगा, हम एक एक एंट्री लिख देते हैं, जर्नल एंट्री तो पास करने बोला है। तो इन्वेस्टमेंट पहले पैसा मिलने का एंट्रीज लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, चला गया कितने का, इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख का। ठीक है, 30 लाख का चला गया, और इसके जगह कितना पैसा है 25 लाख, तो लॉस हुआ है। पीएल अकाउंट डेबिट 5 लाख का, और यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। तो पहला एंट्री ये वाला लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 25 लाख। ठीक है, ये हो गया 25 लाख। फिर इशू किया गया है प्रेफरेंस शेयर, तो इसका एंट्री क्या होगा, अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर एक ही बार में लिखना चाहते हैं तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख दो, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 100, 12% लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 12% है प्रेफरेंस शेयर, 20,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20 लाख, है ना, 20 लाख। फिर इसका और एक एंट्री होगा ट्रांसफर करने का, 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू क्या हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 20 लाख 20 लाख। ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री, तो एंट्री लिखते जाओ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एप्लीकेशन में सारा अमाउंट पे करने बोला है तो मैंने एप्लीकेशन में दिखा दिया। इसके बाद देखो, यूज्ड 15 लाख ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अपार्ट फॉर इट्स एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाईबैक का एंट्री देंगे। ठीक है, बाईबैक का एंट्री देते हैं। बाईबैक का एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बाईबैक टू क्या हो जाएगा, टू क्या होगा इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितने शेयर्स बाईबैक हो रहे हैं ये देखना पड़ेगा, और कितने में हो रहे हैं। बाईबैक हो रहा है 5 लाख, 5 लाख 10 रुपीज वाला। ठीक है, 15 रुपीज में, मतलब 5 रुपीज प्रीमियम, तो यहाँ पर 5 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा 50 लाख। यहाँ पर 5 लाख इंटू 5 प्रीमियम 5 रुपीज का, यानी कि 25 लाख। यहाँ पर 5 लाख इंटू 15 यानी कि 75 लाख। और जब पेमेंट होगा तो इक्विटी शेयर नहीं, पेमेंट के पहले क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे प्रीमियम ऑन बाईबैक को रिडीम कर, मतलब राइट ऑफ करने के लिए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम का पैसा बाईबैक पे यूज होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने पे नहीं होता है। 25 लाख लिख तो दिया, देख लेते हैं 25 लाख था कि नहीं हम लोगों के पास। हाँ 15 लाख था। अच्छा 25 लाख तो नहीं था, 15 लाख था, तो बाकी एंट्री कहाँ से करेंगे, यहाँ पर बोला है कि अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा भी इट्स एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में इसके पास एडिक्वेट बैलेंस है, ये मान के चलो कि पूरा लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा टुवर्ड्स बाईबैक। तो क्या होगा 25 लाख तो जनरल नहीं है ना? 10 लाख जनरल रिजर्व से ले लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर कितना होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिखेंगे 15, 15 है ना, 15 लिखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 15 और यहाँ पर जनरल रिजर्व लिखेंगे, कितना लेना पड़ेगा, पहले सिक्योरिटीज लिखना चाहिए उसके बाद ही जनरल लिखेंगे, मैंने जगह नहीं है तो उल्टा लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो गया। अब सीआरआर बनाना पड़ेगा, तो सीआरआर कितना बनेगा, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी सीआर शेयर इशू। हाँ बोलो। 50 लाख, 50 नहीं, लाख। फ्रेश वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हुआ है ना, अगर 50 लाख करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक फ्रेश शेयर इशू हुआ है, कितना माइनस होगा 20 लाख, 30 लाख का तो, सीआरआर बनेगा। हाँ अगर 50 लाख लिख देंगे। हेलो। तो बनाएंगे, नेट चला गया। हाँ किससे बनाएंगे सीआरआर, जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व से कितना लेंगे, कुछ बोला नहीं है लेकिन बोला है सफिशिएंट 30 पैसा लाख। है तो 30 लाख ले लेंगे। हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। कौन सी ईयर में आया था याद तो नहीं है लेकिन हो गया, ये 10 मार्क्स का आया होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरली इंक्लूडिंग नरेशन, लेकिन नरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट नरेशन के नंबर नहीं मिलेगा, नरेशन बोल दिया है। नरेशन नहीं भी बोलेगा, नरेशन देना है। अगर ये बोलेगा कि विदाउट नरेशन, तभी नरेशन नहीं देना है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं।
ये देखो 5 मार्क्स का आ गया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, कैन प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो बी इशूड विद डिफरेंशियल राइट्स। आज ही किया, ये वाला लिखना पड़ेगा, दिखा देते हैं। ये जो लिखवाया मैंने थ्योरी, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये वाला। क्या 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 पूछा है क्वेश्चन में, देखो पहला पूछा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, ये वाला इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट और उसका बेनिफिट, ये हो गया। ये शायद 2.5 मार्क्स का हो जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर को डिफरेंशियल राइट्स मिल सकता है कि नहीं, ये वाला, ये नीचे का, ठीक है। ये मैंने बोला ना रहता है, तो ये पूरा 5 मार्क्स का, ये 2 पेज जो हम लोगों ने लिखा है, ये पूरा 5 मार्क्स का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर, उसके साथ नहीं, ये पूरा शायद 5 का नहीं, ये दोनों मिला के 5 है, तो ये कितने का होगा, ये 2 मार्क्स का होगा, ये 3 मार्क्स का होगा। यहाँ पर बोल रहा है इन जुगनू लिमिटेड एबीसी एंड डी होल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल इन द प्रोपोर्शन 30-30-30-10 एंड एमएनओपी होल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रोपोर्शन, इतना बोला है। बोलो क्या होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ वही रिजोल्यूशन बात, ऑफ वाइंडिंग अप इफ द पेड अप 2:1 कैपिटल। हाँ, वाले करेक्ट होगा। हाँ रेशियो हो गया 2:1, 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। और इसको दिखाने का जरूरत नहीं, 2/3 और 1/3 में होगा। ओवरऑल जस्ट करके देख लो, मतलब देखना पड़ेगा कि 66.66 आना चाहिए, ये तीनों का राइट्स का टोटल है ना, ये सॉरी ये चारों का राइट्स का टोटल, और ये चारों का राइट्स का टोटल कितना आना चाहिए, 33.33। अगर ये आ जाता है तो हम लोग का कैलकुलेशन सही है, तो ये वाला क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, डिफरेंशियल राइट्स वाला क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पर देखो क्या बोला, एक कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टू पॉसिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये शायद हम लोगों ने कल किया था ना, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 करके, फेस लोन फंड करने वाला। थोड़ा हाँ ये ऐसा ही था, लेकिन शायद अमाउंट अलग है, एक बार चेक करते हैं। ये सब क्वेश्चन नंबर 1-2 में ही है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था उसी में। हाँ, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 ये तो कल ही किया था, याद है इसलिए मुझे। शायद अमाउंट थोड़ा सा चेंज किया है, सेम क्वेश्चन है या फिर कुछ चेंज किया है, देख लेते हैं, मतलब नीचे जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा चेंज है। 1200, हाँ इसको चेंज कर दिया। रिजर्व सरप्लस में जनरल सिक्योरिटीज पीएल स्टैट्यूटरी रिजर्व, देखते हैं जनरल सिक्योरिटी पीएल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नाम दे दिया है, यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया है। लोन फंड्स 25 लाख और 1,20,00,000। द कंपनी इज प्लानिंग टू ऑफर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर एट अ प्राइस ऑफ 30। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स that can be bought back in both the situation as per Companies Act 2013 and are also required to pass necessary journal entries in the situation where the buyback is possible। ठीक है, तो बोलो फटाफट क्या क्या टेस्ट करना पड़ेगा इसमें। 3 टेस्ट हो जाएगा। पहला रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट का आंसर क्या ये होगा अमाउंट दोनों 25 सिचुएशन में। हाँ रिसोर्स टेस्ट दोनों सिचुएशन में 27% सेम देंगे आंसर होगा। हाँ इक्विटी का, और क्या 25%। कहते हैं, इक्विटी और बाकी इक्विटी, वो रिजर्व का लेके। हाँ तो कितना हो जाएगा 30 लाख प्लस क्या क्या आएगा 12 6 2,10,00,000 और 6 लाख प्लस 4,20,000 तो नहीं आएगा मैम, स्टैट्यूटरी नहीं, ये तो रिजर्व। स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्टेड होता है, बस यही आएगा। नीचे तो लोन फंड है, तो 30 लाख। मैम इसका अमाउंट क्या दिया है मैम वो बायबैक का? बाईबैक का तो वही हमें ढूंढना है। ओ प्राइस, बाईबैक प्राइस, प्राइस प्राइस बाईबैक प्राइस 30 दिया है, डिवाइडेड बाय 30 into 30। 25%। मैम नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 41750। अच्छा 41750, 41750 चेक कर लेते हैं। इसका 25% डिवाइडेड बाई 30, 41750 पहला रिसोर्स टेस्ट में 41750। और शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, इसमें क्या हो जाएगा 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब 3 लाख का जितना 75,000 हो जाएगा इसका। 75, मतलब इसमें ये एक जीरो कट हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 3 लाख। into 25%। 75,000 ये हो गया 75,000। अच्छा, अब इसका मतलब अगर ये दोनों में से कुछ ऑप्शन हमें अवेल करना पड़े, मतलब तीनों में से करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों में से ये ही देख सकते हैं, ये तो नहीं होगा। ये दोनों में ये लोअर है, तो होने से ये हो सकता है। और डेप्ट इक्विटी वाला चेक करेंगे, ठीक है। तो अब नीचे जाते हैं, डेप्ट इक्विटी वाला चेक करते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं।
यहाँ पर। तो डेप्ट इक्विटी का क्या हो जाएगा? डेप्ट इक्विटी का पहले देखेंगे डेप्ट आफ्टर बाईबैक, आफ्टर बाईबैक 25 लाख। 25 लाख। अच्छा, और इक्विटी आफ्टर बाईबैक फिर कितना होना चाहिए? इक्विटी आफ्टर बाईबैक ऊपर अभी निकाला था। नहीं, वो क्यों 50 आफ्टर बाईबैक? इसका ये 2 से डिवाइड होगा ना, इसका आधा होना चाहिए। 12 12.5 लाख। 12.5। फिर लिखेंगे इक्विटी बिफोर बायबैक, क्योंकि ये इफेक्टेड आइटम है, डिवेंचर इफेक्टेड आइटम नहीं है। अच्छा, लोन फंड के अलावा और कुछ है तो मैं देखना पड़ेगा, क्योंकि लोन में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड करंट लाइबिलिटी लास्ट दिन मैंने बोला कल क्लास में वो भी आएगा, लेकिन यहाँ कोई करंट लाइबिलिटी नहीं था, तो ठीक है हम लोग बच गए, नहीं तो फिर से इसे ठीक करना पड़ता। तो इक्विटी बिफोर बायबैक कितना आ रहा है? इक्विटी बिफोर बायबैक ये वाला आ रहा है 50 लाख 1000 है। 10,000, 50 लाख 50 लाख 10,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 50,10,000, ठीक है। तो शेयर दैट कैन बी बाई बैक, शेयर कैपिटल दैट कैन बी बाई बैक, जितना शेयर कैपिटल बाई बैक किया जाता है, इन दोनों का डिफरेंस हमें 12.5 रखना है। हम लोग के पास 50 लाख 10, हाँ माइनस कर दो, 37 लाख 60,000। चेक कर लेते हैं। 50 लाख 10,000 माइनस 12 लाख 50, 37 लाख 60,000। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाईबैक। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक शेयर बाईबैक करने पे शेयर होल्डर फंड इफेक्टेड होता है इन टर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ प्री रिजर्व, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो तीनों में शेयर कैपिटल कितने से इफेक्टेड होगा? 10 रुपीज था, तो 10 रुपीज से इफेक्टेड होगा, उतने का सीआरआर बनेगा, क्योंकि कोई फ्रेश इशू नहीं है, तो ये भी 10 से इफेक्टेड होगा। प्रीमियम देख लेते हैं कितना करके था, 30, तो 20 रुपीज, तो कितने से इफेक्टेड हो गया? 20, 30, 40, ठीक है, 40 से इफेक्टेड हो गया। तो इतने का कैपिटल कितने से इफेक्टेड होगा? डिवाइड हो जाएगा, 37 लाख 60 तो डिवाइडेड 94,000। 94,000, तो बाईबैक 94,000 हो रहा है। यहाँ पर 75 और इसमें आया था 41,750, तो कितना होना चाहिए? 41,750। 41,750 हम लोग बाईबैक करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है अमाउंट, ठीक है। 41,750 हो जाएगा। और दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला जो दिया हुआ है 1,20,00,000, इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें तो ये वाला हो गया, अब 1,20,00,000 में देखते हैं। यहाँ पर 1,20,00,000, 60 लाख हो जाएगा माता इसका। हाँ 60 लाख हो गया। और बिफोर बाईबैक यही वाला अमाउंट होगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन में सारे डिजिट सेम थे एक्सेप्ट लोन फंड, तो यही वाला होगा बिफोर बाईबैक। तो बाईबैक के पहले इतना है, हमें बाईबैक के बाद इतना रखना है, क्या बाईबैक कर पाएंगे? नो मैम। नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर एंट्री होगा तो वो कितने अमाउंट से होगा, मतलब कितने शेयर से एंट्री होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज 41,000। 41 लाख 750। हाँ 41,750 से हम लोग को आंसर करना पड़ेगा, 41,750। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। 41,750 लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। 41,750, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक बाय बाय। डेबिट, हाँ, टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो होल्डर 41,750 इंटू ये 30 से हो जाएगा, ये 20 से हो जाएगा, और ये 10 से हो जाएगा। हम 12 लाख 52,500 लास्ट वाला तो इक्विटी शेयर होल्डर। 12 लाख, मिडिल वाला क्या था? 41,750 52। 41,750 है ना, इंटू 30, 12 52 लाख, 12 लाख हाँ 52। 12,52,500। अच्छा, ये हो गया 41,750 इंटू 20, 80, 8 लाख 8 लाख 8, 35,000। हाँ 8,35,000, और ये हो गया 4,17,500। हाँ, तो ये हो जाएगा एंट्री। अब प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूज करना है हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम, देखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम इनका है कि नहीं। तो सिचुएशन 1 देखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख, लेकिन चाहिए हम लोग को 8,35,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा यूज हो जाएगा। डेबिट
6 लाख और भी चाहिए, और कितना चाहिए 2,35,000। देखते हैं कहाँ से लेना पड़ेगा। जनरल रिजर्व देख। जनरल रिजर्व से ले सकते हैं या फिर पीएल से ले सकते हैं। जनरल रिजर्व से ले रहे हैं, 12 लाख है तो कितना हो जाएगा, ले लेते हैं यहाँ पर जनरल रिजर्व 2,35,000 टू प्रीमियम ऑन बाई बैक 8,35,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद पेमेंट कर देंगे, पेमेंट का सीआरआर क्रिएट करेंगे। जनरल रिजर्व टू सीआरआर, कितने का सीआरआर बनेगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर बाईबैक 4,17,500 है ना। क्या इतना सीआरआर में अवेलेबल है, हम लोगों ने यूज किया है 2,35,000। चेक कर लेते कितना था। हाँ बहुत ज्यादा है, 2 लाख और यहाँ पर 4 मतलब 4,5,6, हाँ आधा आधा से थोड़ा कम बच जाएगा। ठीक है, हम लोग यूज कर सकते हैं 4,17,500। जनरल रिजर्व को यूज कर लिया, सीआरआर अब पे कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, ये वाला 12,52,500, 12,52,500। ठीक है, ये हो जाएगा। बस इसमें इतना ही करना था, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसमें बैलेंस शीट तो कुछ बोला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिया है, ये 10 मार्क्स का आया था। शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल सिक्योरिटीज, पीएल, रिवैल्यूएशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रिजर्व, नॉन करेंट लाइबिलिटी में 7% डिवेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर at a premium of 10%, यहाँ पर redemption of preference share है। It also offered buyback the maximum possible number of equity share 10 each at 30 per share on 2nd April 2021। मतलब ये यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया हुआ है कि कितना शेयर बायबैक करना पड़ेगा। The payment for the above was made out of available bank balance which appear as a part of the current asset. The company had investment in own debenture costing 60 lakh, face value 75 lakh. These debenture were cancelled on 2nd April। मतलब ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने बोला कि उसे ठीक करना पड़ेगा। 4 अप्रैल 2021 कंपनी इशूड वन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच बाय वे ऑफ बोनस। लेकिन उस क्वेश्चन में ईशॉप था, यहाँ पर बोनस को इंक्लूड कर दिया गया है। कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक एज पर कंपनीज एक्ट 2013। पहले ये कैलकुलेट करने बोला है, फिर बोला है जर्नल एंट्रीज फॉर द एबव मेंशन इंफॉर्मेशन, बस यही बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि कितना शेयर हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट का आंसर क्या होगा, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस। तो बाईबैक प्राइस कितना है चेक करते हैं। 30 है। 30 है, तो बाईबैक प्राइस हो गया 30। बाईबैक प्राइस हो गया 30। इक्विटी शेयर में क्या क्या लेंगे यहाँ पर, शेयर कैपिटल मतलब क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी आएगा। कल ही मैंने बोला था प्रेफरेंस शेयर कभी नहीं आता है, पेड अप वैल्यू आता है। तो ये फुल्ली पेड अप है, तो 780 लाख प्लस क्या क्या आ जाएगा रिजर्व सरप्लस में, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी, पीएम, पीएल। हाँ 58,6। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, वो नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो ये नहीं होता है, फ्री रिजर्व नहीं होता है ना। तो मैम आ जाएगा 140, 30.85। ये और ये नहीं आएगा। यस मैम। अच्छा, ये 148 आ रहा है, 148 लाख, 8 लाख 148 लाख। कैसे, 780 तो ऊपर वाला भी आएगा ना। ओ अच्छा अच्छा, हाँ 780 प्लस मैम ज्यादा 50। होगा क्योंकि 625 तो जनरल रिजर्व ही है। हाँ हाँ, 1663 आ रहा है ना। यस मैम, 1663। 13 का 25% पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लैख में इसे ट्रांसफर नहीं किया, 13.85। इनटू लैख कर देते हैं, नहीं तो फिर 30 से डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में दिखेगा। तो फिर भी पॉइंट में दिख रहा है, 13,85833 आ रहा है, यस मैम। ये आ रहा है। अच्छा, और आउटस्टैंडिंग टेस्ट मतलब 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, 780 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 78 लाख। 1,90,000
हाँ 19,50,000 और ये हो गया 13,85,833। अच्छा अब हो जाएगा डेप्ट इक्विटी। डेप्ट इक्विटी में डेप्ट कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सारा लेना होता है करंट लाइबिलिटी, तो डेप्ट कितना लेंगे 2652। 2652, ठीक है। तो 2652 आफ्टर बाईबैक भी रहेगा, आफ्टर बाईबैक भी 2652 रहेगा। और इक्विटी कितना होना चाहिए इसका हाफ 1326। 1326 और हम लोग के पास है कितना 1663। 1663। तो हम लोग कितना बाईबैक कर सकते हैं 337। इतना रखना पड़ेगा, तो इसमें से इतना रख देंगे तो कितना बाईबैक कर सकते हैं माइनस 337। अब ये बाईबैक करने पे कितना सारा शेयर बाईबैक कर सकते हैं, तो बाईबैक करने पे इफेक्टेड क्या होगा 10 रुपीज का कैपिटल और प्रीमियम 20, क्योंकि 30 है बाईबैक प्राइस तो प्रीमियम 20। 8.425। हाँ और एक 10 रुपए का रिजर्व, तो 40 हो जाएगा है ना। तो यस। 40 से डिवाइड 8.425 425। लाख, इसको इंटू 1 लाख कर दो, तब आंसर पता चल जाएगा लाख में 80। 842,500। हाँ 8,42,500। तो कौन सा वाला बाईबैक करने को हमें मिलेगा, यही वाला मिलेगा, बाकी तो काफी ज्यादा है 13 और 19 ये वाला 8,42,500। तो ये हम लोग का पहला आंसर आ गया कि 8,42,500 का हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। इसमें जो आंसर आया कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बाईबैक 8,42,500। अब एंट्रीज पास करना है, तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगा बाईबैक करेंगे तो 8,42,500, ये वाला याद रखना पड़ेगा 8,42,500। तो बाईबैक का एंट्री हो जाएगा पहले। और क्या कुछ सेल वगैरह हुआ है चेक कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है और बायबैक बोला है यहाँ पर सेकंड वाले में, ये तो हम लोगों ने कर लिया इस पे। और ये बोल रहा है कि पेमेंट फॉर द अबव वाज मेड आउट ऑफ अवेलेबल बैंक बैलेंस व्हिच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट में बैंक इंक्लूडेड है। इन्वेस्टमेंट इन इज ओन डिवेंचर कॉस्टिंग 60 लाख, ये बेच दिया है और बोनस इशू किया है। ठीक है, तो पहले बाईबैक का ही एंट्री कर लेंगे, पहले ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट यहाँ पर कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 8,42,500 इंटू 10 कितना हो जाएगा 8425,000। ठीक है, प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम है 20 रुपीज का, तो 8,42,500 इंटू 20 कितना हो जाएगा 16 16 लाख। लाख 80 मैम पर 85,000। हाँ इसमें 16,85,000 नहीं, 1,68,50,000 हो रहा है। 16 लाख नहीं हो रहा है। नहीं मैम, हम 8,50,000 हाँ हाँ 4 टू जीरो हो रहा है। 500 इंटू 20। 1 वन करोड़ करोड़ 68 एक। लाख 50,000। हाँ फिर हो गया टू इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पर हो जाएगा 30 इंटू वो वाला अमाउंट तो हम हो जाएगा 2 करोड़ 53,75,000। 3,75,000 या फिर 2,52,75,000। 1,68,50,000 80। Yes, 2,52,75। हाँ इंटू 30 हो रहा है ना, तो यही वाला आएगा। अच्छा इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे, प्रीमियम ऑन बाईबैक पे करने के लिए 52 लाख है, यहाँ पर चाहिए 1 करोड़, तो फिर यहाँ से और भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा, प्री जनरल रिजर्व से यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा यूज कर लेंगे 52 लाख। तो ये जितना है माइनस कर लेते हैं, कितना है 1685 और 4 जीरो माइनस इससे कर लेते हैं फिर हम लोग को चाहिए एक। 50,000 हाँ वो हम तो लोग को जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे। 651,234 और जनरल रिजर्व में है कितना 625 लाख, 625 लाख मतलब कितना। 6,25,00,000। हाँ तो यहाँ से हो जाएगा, ये तो 1 करोड़ ही चाहिए, तो जनरल रिजर्व से ले लेंगे ये 1,16,5,0,000 ये सबको इक्वल डिजिट में लिखना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन बाईबैक मतलब सारी चीजों को अगर ज्यादा डेटा में लिखना चाहते हो वैसे, या फिर डिवाइडेड बाय लाख करने से उस तरह से आंसर आ जाएगा। तो टोटल हो जाएगा ये वाला अमाउंट 1685 और 4
0। ठीक है, ये हो गया प्रीमियम जो है उसको रिडीम कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब पे कर सकते हैं। पे करेंगे तो हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, ये वाला अमाउंट। सीआरआर ओ हाँ, सीआरआर क्रिएट करना है। ठीक है, इसके बाद कर देते 25257500। सीआरआर कितना क्रिएट होगा? फेस वैल्यू ऑफ ये 8 8। 25,000। हाँ, क्या उतना अवेलेबल है इसमें? है। यस मैम। तो जनरल रिजर्व से क्रिएट हो जाएगा। जनरल रिजर्व टू सीआरआर कितने से बनेगा? ये वाला 842500, 842500। ठीक है, इससे जनरल रिजर्व उसके बाद भी बचेगा, जनरल रिजर्व में उसके बाद भी शायद बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है? ये सारा एंट्री तो हो गया, अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कंपनी रिडीम करेगी तो क्या एंट्री हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी तो ये सब एंट्री तो हो गया। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन का एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना। 10% प्रीमियम में पे करना पड़ेगा। अब कितना है उस पर 10% में पे करना पड़ेगा? कितना है? 240। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 इज फुल्ली पेड अप है तो यहाँ पर 240 हो जाएगा। प्रीमियम 240 का 20% प्रीमियम बोला है ना, 20% प्रीमियम में देना है, यानी कितना हो गया? 48। तो ड्यू कितना हो जाएगा? 288 लाख, है ना। ड्यू हो जाएगा 288 लाख। अब इसको पे करेंगे तो सफिशिएंट बैंक बैलेंस है, हमें बोल रखा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट यस। टू बैंक कितना हो जाएगा? 288, है ना। और ये प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए पीएल यूज करेंगे। ठीक है, पीएल में कितना है? हमें चाहिए 48। पीएल में 140 148 है तो यूज कर सकते हैं पीएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हो गया, 48 यूज कर लेंगे तो यहाँ पर 100 बचेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये एंट्री भी हो गया। एंट्री सारा लिखते जाओ तो बैलेंस शीट खुद ब खुद बाद में बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद बोला है कि डिवेंचर को कैंसिल करना है। ठीक है, डिवेंचर कैंसिल किया जाएगा। कंपनी हैड, ये वाला मिटाना पड़ेगा नहीं तो नहीं कर पाएंगे। डिवेंचर कैंसिल करना है तो ओन डिवेंचर, तो डिवेंचर कैंसिल होगा तो डिवेंचर डेबिट हो जाएगा। डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट होगा? जितना है उसका फेस वैल्यू। ठीक है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और से 5 का कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 75 माइनस 60, 15। डिवेंचर कैंसिल हो जा रहा है कितने का? 75 लाख का। फेस वैल्यू ही तो दिख रहा है ना। और इसमें हम लोग का इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कैंसिल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो रहा है, क्रेडिट हो गया कितने का? 60 का। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन जनरेट होगा। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना? 15 लाख। ये एक एंट्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री हो गया। अब ये प्रॉफिट जो है कहां पर एड ऑन हो जाएगा? ये प्रॉफिट जो है डिवेंचर में से 75 लेस कर देंगे। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे यहां से इसका इंपैक्ट क्या होगा? 75 लेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 15 आया है वो कौन से रिजर्व में ऐड हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये 58 में ये वाला 15 ऐड हो जाएगा। इसका भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि बोनस इशू किया गया है। कंपनी issue fully paid up equity shares 10 each by way of 5 equity share held by shareholders। ठीक है, 5 के लिए 5 शेयर अगर कोई होल्ड कर रहा है तो एक बोनस शेयर मिलेगा, यही बोला है। देखो, बोनस फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय शेयर होल्डर, 5 के लिए एक मिलेगा। ठीक है, कितने सारे इक्विटी शेयर है वो चेक करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कितना सारा है? तो देखो इक्विटी शेयर कितना सारा था पहले ये देखना। 78 लाख था, लेकिन उसमें से कितना रिडीम हो गया? कितना लिखा था मैंने अमाउंट? 4 लाख, जिसमें हम लोगों ने एंट्री किया था 4,18,000 ऐसा कुछ। 41,75,000। 41,750। 41,750। तो ठीक है, जितना भी बच रहा है, ठीक है, जितना भी बचेगा उस पे बोनस इशू होगा। तो 5 के लिए एक के लिए 1/5 इंटू जितना बचेगा वो अमाउंट देने से बोनस का पता चल जाएगा। बोनस कहाँ से इशू होगा? बोनस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सीआरआर यूज किया जाता है। ठीक है, अब सीआरआर तो लिखा था मैंने कितना था, तो वो सीआरआर यूज करके हम लोग बोनस इशू करेंगे। इस पे हम लोगों ने लास्ट दिन भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना, सीआरआर यूज करके बोनस इशू कर देंगे। सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वाला लास्ट एंट्री होगा। और सारा एंट्री एक बार अगर बना लेते हो
यहाँ पर बोला नहीं है, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। तो फिर बोनस वाला करने के लिए हमें पूरा डिटेल्स चाहिए, लेकिन मैंने तो हटा दिया है तो पूरा डिटेल्स है नहीं, तो इससे बोनस वाला भी बना सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर एक दिखा देते हैं, देखो बोला है फिर से डिफरेंशियल राइट के लिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा है, और एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 टू डील विद इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। ये थोड़ा सा यहाँ से देखना पड़ेगा, ये वाला देखो। रूल्स मतलब ये रूल्स जो मैंने लिखा है ना, वो रूल्स उतने पे ही है, रूल्स नंबर 14 ना, क्या ना है, एक सेकेंड। कहीं तो बताया होगा यहाँ पर जरूर, रूल्स 2014, रूल्स 2014। कहाँ पर लिखा हुआ है भाई, रूल्स 2014, ये रहा, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 डील्स विद इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो हमें बता दिया है कि ये रूल्स फॉलो होता है, लेकिन एक्सप्लेन द कंडीशन, कंडीशन बताना है, मतलब वही कि कंडीशन मतलब रूल्स जो है वो ये वाला है कि एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर कंपनीज रूल्स 2014 टू डील विद इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, कब कब ऐसा होता है के लिए शायद फिर से एक बार यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या रूल्स होता है, मतलब क्या क्या चीजों पे लागू होता है वो तो हमें पता है, वोटिंग राइट्स पे हो सकता है, किसी और तरीके से हो सकता है, लेकिन कैसे ये एक्सप्लेन होगा, मतलब कैसे ये एप्लीकेबल होता है, ये पूछ रहा है शायद। रूल्स 2014 ये रहा, ये रहा, ये देखो, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑथराइजेज द इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, ये तभी एप्लीकेबल हो सकता है अगर एओए में इसके बारे में पहले से दिया हुआ है तो। द इश्यूज ऑफ शेयर इज ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड एट जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कर सकते, प्रोवाइडेड दैट where the equity share of company are listed on a recognized stock exchange, एक स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड होना चाहिए वो शेयर, द इशू ऑफ शेयर शैल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर थ्रू पोस्टल बैलॉट, और पोस्टल बैलॉट के थ्रू से वो अप्रूव्ड होना चाहिए, वोटिंग पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 74%। तो ये कंडीशंस जो है ये हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये 3-4 पॉइंट जो दे रखा है। डिफॉल्ट इन पेमेंट, ठीक है, इसको ना हम छोटा करके लिखवा देंगे, ठीक है, काफी ज्यादा लिखा हुआ है तो इसको हम लिखवा देंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था। और यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये शेयर कर देंगे पीडीएफ, अगर बोलोगे तो यहाँ से करके देख सकते हो कि बैलेंस शीट अगर बोला है तो बैलेंस शीट करके देख सकते हो, नरेशन नॉट ठीक है मैम। रिक्वायर्ड, ये करके देख सकते हो। ठीक है, और 2 साल का शायद इसमें ऐड होगा, वो भी करके दे देंगे, 1 साल का शायद बाकी है, बाकी पूरा 18 से लेके ऐड है, यहाँ पर 1 साल का बाकी है, उसको ऐड करके दे देंगे। ठीक है मैम। ठीक है, फिर आज इतना ही कर। ठीक है, बाय मैम।